नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हर कंपनी को बेहतर एफिशिएंसी चाहिए, ग्रोथ चाहिए और इसके लिए वो बड़े बड़े ईआरपी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती हैं। पर क्या आपको पता है कि इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स एक्चुअली फेल हो जाते हैं? तो आज हम यही समझेंगे कि ये 75% का शॉकिंग फेलियर रेट आखिर है क्यों और इससे बचकर सक्सेस कैसे हासिल की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई कंपनी एक नया ईआरपी सिस्टम खरीदती है तो उन्हें एक सपना बेचा जाता है। सपना है बेहतर एफिशिएंसी का, तेजी से ग्रोथ का और सारे डेटा से अनमोल इनसाइट्स निकालने का। लेकिन असल में होता क्या है? रियलिटी अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। प्रोजेक्ट्स लेट हो जाते हैं, बजट से कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाता है और पूरे बिजनेस में डिसरप्शन आ जाती है। ये जो प्रॉमिस और रियलिटी के बीच का गैप है ना, बस सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है आप समेत। एक मशहूर रिसर्च फर्म गार्टनर कहती है कि लगभग 75% ईआरपी प्रोजेक्ट्स अपने असली ऑब्जेक्टिव्स पूरे ही नहीं कर पाते। 75%, मतलब हर 4 में से 3 प्रोजेक्ट इतना पैसा और टाइम लगाने के बाद भी आखिर में फेल हो जाते हैं। सोच रहे हैं आप कितना बड़ा नंबर है ये? और ये सिर्फ अजीब से नंबर्स नहीं है, इसका असर रियल है और महंगा भी। सिटी बैंक का केस देखिए, उन्होंने गलती से $500 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। क्यों? एक फ्लॉड ईआरपी इंटरफेस की वजह से। एक फेडरल जज ने इसे बैंकिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े ब्लंडर्स में से एक कहा। तो आप समझ सकते हैं कि इस खेल में दांव पर क्या लगा है। तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं? चलिए इस फेलियर के एनाटॉमी को समझते हैं, थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। हम इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को 3 कोर रीजंस में तोड़कर देखेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। रेडी है? ये हैं वो 3 मेन फेलियर फैक्टर्स। आप इन्हें 3 विलेन भी कह सकते हैं। पहला है फ्लॉड फाउंडेशन, यानी प्रोजेक्ट की नींव ही कमजोर है। दूसरा है पीपल प्रॉब्लम्स, मतलब लोग ही इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। और तीसरा टेक्निकल ट्रैप्स, यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई गलतियां। चलिए इन तीनों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फ्लॉड फाउंडेशन। सोचिए आप एक घर बना रहे हैं जिसकी नींव ही ठीक नहीं है, बिल्कुल कच्ची है। क्या होगा? वो तो गिरेगा ही, राइट? बिल्कुल वैसे ही ईआरपी प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। अगर टाइमलाइन ऐसी है जो पूरी ही नहीं हो सकती, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है या कंपनी के बड़े लीडर्स का सपोर्ट ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही फेल होने के लिए तैयार है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। एक ईआरपी कंसल्टेंट ने बहुत सही कहा कि एंड यूजर्स का रेजिस्टेंस, जो अक्सर बदलाव के डर से आता है, इसने मुश्किलें खड़ी की। और ये एक इतना ज़रूरी पॉइंट है जो हमें सीधा हमारे अगले इशू तक ले जाता है, और वो है पीपल प्रॉब्लम्स। देखिए, टेक्नोलॉजी खरीद लेना काफ़ी नहीं है। असली फेलियर टेक्निकल नहीं, इंसानी होता है। अगर आपने चेंज को ठीक से मैनेज नहीं किया, लोगों को सही ट्रेनिंग नहीं दी और उन यूजर्स को पावर नहीं दी, तो सिस्टम को रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका महंगा सॉफ्टवेयर सिर्फ एक डिजिटल शोपीस बनकर रह जाएगा, कोई यूज़ नहीं करेगा। और अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर, टेक्निकल ट्रैप्स। इसमें सबसे आम गलती पता है क्या है? डेटा हाइजीन को नज़रअंदाज करना। इसका मतलब है पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में डेटा लाने से पहले उसे साफ करना। सिंपल सा रूल है, अगर आप कचरा डेटा नए सिस्टम में डालेंगे तो रिजल्ट भी कचरा ही मिलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, इतना सिंपल है। एक और टेक्निकल प्रॉब्लम है टेस्टिंग का डिस्कनेक्ट। अक्सर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, पहले रिक्वायरमेंट्स पर फोकस होता है, फिर डिज़ाइन, फिर कोडिंग, और टेस्टिंग को बिल्कुल आखिरी काम समझा जाता है। एंड में याद आता है, अरे इसको टेस्ट भी तो करना था, जबकि असल में टेस्टिंग को शुरुआत से ही डिज़ाइन का हिस्सा होना चाहिए। ये जो डिस्कनेक्ट है ना, बस यही बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बन जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स की बात बहुत हो गई, अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से काम नहीं चलेगा। अब हम देखेंगे कि एक बुलेट प्रूफ प्लान कैसे बनाएं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इन फेलियर्स को होने से रोके और सक्सेस को यकीनी बनाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सॉल्यूशन भी उन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ा है जहां हमने प्रॉब्लम्स देखी थीं। सक्सेस के 3 स्तंभ हैं। पहला, प्लान विद पर्पस। दूसरा, एम्पावर योर पीपल। और तीसरा, टेस्ट रिगरसली एंड अर्ली। देखा आपने, जहां प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी वही है। चलिए पहले पिलर को डिटेल में देखते हैं, प्लान विद पर्पस। इसका मतलब क्या है?
नंबर 1, शुरुआत से ही कंपनी के टॉप लीडर्स का सपोर्ट हासिल करें। नंबर 2, सिस्टम से क्या चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल साफ और स्पेसिफिक होनी चाहिए, हवा में बातें नहीं। नंबर 3, ऐसे टाइमलाइन और बजट सेट करें जो सच में पूरे किए जा सकें। और सबसे ज़रूरी, एक प्रोजेक्ट लीड बनाएं जिसके पास डिसीजंस लेने की पावर हो। दूसरा पिलर, एम्पावर योर पीपल। अब हर किसी को ट्रेन करना तो मुश्किल है, इसलिए ट्रेन द ट्रेनर मॉडल यूज़ करें, जिसमें कुछ की यूज़र्स एक्सपर्ट बन जाते हैं और बाकियों को सिखाते हैं। बदलाव की तैयारी सॉफ्टवेयर आने से पहले ही शुरू कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूज़र्स को डिज़ाइन प्रोसेस में शामिल करें, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि ये उनका सिस्टम है, तभी वो उसे अपनाएंगे। और अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल पिलर पर, टेस्टिंग। पहली स्टेज है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग या SIT। ये टेक्निकल टीम करती है। इसका सिंपल सा मकसद ये चेक करना है कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग हिस्से यानी मॉड्यूल्स आपस में ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। सिंपल भाषा में, क्या सारे पुर्जे एक साथ फिट होकर काम कर रहे हैं। SIT के बाद आती है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या UAT। अब ये SIT से बिल्कुल अलग है। यहाँ टेक टीम नहीं, बिजनेस के एंड यूजर्स टेस्ट करते हैं, वो लोग जो सिस्टम को हर रोज इस्तेमाल करेंगे। इसका मकसद ये चेक करना है कि सिस्टम उनके रोजमर्रा के काम के लिए फिट है या नहीं, क्या वो इससे अपने असली काम कर पा रहे हैं। ओके, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो कंपनीज करती हैं। UAT IT टीम का काम नहीं है, ये बिजनेस का काम है। बिजनेस यूजर्स को ही ये कंफर्म करना होता है कि सिस्टम गो लाइव के लिए तैयार है या नहीं। ये एक बिजनेस वैलिडेशन है, टेक्निकल चेक नहीं। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है। अब देखिए, टेस्टिंग के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट्स मिलेंगी। सोचिए आपको 100 गलतियां मिल गईं, क्या सबको ठीक करेंगे? नहीं। स्मार्ट तरीका है उन्हें प्रायोरिटाइज करना। P1 या क्रिटिकल इश्यूज वो हैं जो बिजनेस को रोक दें, उन्हें तुरंत ठीक करना है। P2 या हाई इश्यूज गो लाइव से पहले ठीक होने चाहिए। और P3 P4 उन्हें गो लाइव के बाद भी आराम से ठीक किया जा सकता है। इससे प्रोजेक्ट बेकार की छोटी छोटी चीजों में अटकता नहीं है। और टेस्टिंग इतनी जल्दी शुरू करना क्यों जरूरी है? सिंपल रीजन है, पैसा। IBM की एक रिसर्च कहती है कि एक बग को प्रोजेक्ट के आखिर में ठीक करने का खर्चा उसे शुरू में पकड़कर ठीक करने से 6 गुना ज्यादा होता है, 6x। ये नंबर साफ बताता है कि टेस्ट अर्ली टेस्ट ऑफन सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि बिजनेस की जरूरत है। तो प्लान बन गया, टेस्टिंग हो गई, सिस्टम लाइव हो गया, काम खत्म, पार्टी टाइम? नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है। सक्सेस का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर का गो लाइव हो जाना ही सक्सेस है? बिल्कुल नहीं, हमें इससे आगे सोचना होगा। असली सक्सेस इन चीजों से नापी जाती है। क्या आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रहा है? क्या एंड यूजर सिस्टम को खुशी खुशी अपनाएं और इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपके बिजनेस प्रोसेसेस सच में बेहतर हुए हैं, जैसे रिपोर्टिंग पहले से तेज हो गई? और क्या आपका बिजनेस अब बदलाव के लिए पहले से ज्यादा तैयार है? ये है असली सक्सेस का पैमाना। तो आखिर में जो सवाल पूछना है वो ये नहीं कि क्या हम टाइम पर लाइव हुए। असली सवाल जिसके बारे में हर लीडर को सोचना चाहिए वो ये है, क्या ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है या ये एक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।